बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे जीबी के अंदर होने वाले इंतखाबात की, जहां पे 7 जून को होने वाली पोलिंग से कबल सियासी सरगर्मियां बहुत तेज़ दिखाई देती हैं। जो भी जमातें हैं पाकिस्तान की, बड़ी जमातों की मैं बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर जमात अपने एंड पे एक्टिव ज़रूर नज़र आती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच चुके आज, और उन्होंने कहा कि वो बानी पीटीआई यानी इमरान खान का जो पैगाम है वो जीबी के हर शहर और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद अवाम का एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंतखाबी मुहिम का सिलसिला आगे बढ़ाया। वो भी जीबी के अंदर ही मौजूद हैं। शिगर में उन्होंने आज ये जलसा किया और बड़ा धुआंधार किस्म का जलसा उनका हुआ, जिसमें वो ये कहते हैं कि जीबी के अवाम के आईनी और सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहायत ज़रूरी है और ख़ित्ते के फ़ैसले इस्लामाबाद के बजाय मकामी अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद में बैठा बाबू है उसको आपके फ़ैसले नहीं बल्कि आपको खुद अपने फ़ैसले करने चाहिए। सो इस मामले पे हम बात भी करेंगे कि गिलगित जो जीबी के इंतखाबी मार्का है उसमें सियासी जमातें अवाम को क्या पैगाम दे रही हैं और कौन सी जमात आगे दिखाई देती है। अभी तक के कुछ जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, और दूसरे एंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनको रोका जा रहा है। असद कैसर साहब की ये शिकायत थी कल, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमें स्कर्दू के अंदर या जीबी के अंदर नज़र भी आ रही है। इसके साथ ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सामने आने वाले इख्तलाफात है उसके हवाले से, जहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसका बॉयकॉट किया गया। तकरीबन जो नंबर इस वक्त मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रहा है वो 25 का है, जिसके बाद असद कैसर की सरबराही में रहबरी कमेटी कायम कर दी गई है, ये सीएम सोहेल आफरीदी की तरफ से। और ये जो कमेटी है वो पार्टी क़यादत, पार्लिमानी पार्टी और जो सूबाई हुकूमत के दरमियान रवाबत हैं, जो मुशावरत है या जो इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये बनाई गई है और ये वो ज़िम्मेदारी अदा की जाएगी। जबकि जो सूबाई असम्बली का इजलास था वो 8 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। अब उसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं आज न्यूज़ टुनाइट में, वो ये कि 2026 to 27 ये वफाकी बजट है, ये पेश होने लगा और 5 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 1126 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तवानाई, तालीम, सेहत और जो इसके अलावा बात कर सकते हैं कि पानी के मंसूबे हैं, उनके लिए भी बड़े फंड्स रखे जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ हुकूमत को IMF की बड़ी कड़ी शराइत, बढ़ती हुई महंगाई या फिर टैक्स अहदाफ जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है या जो टैक्स कलेक्शन है उस पर आज भी पाकिस्तान शॉर्टफॉल का ही सामना है FPR की तरफ से। तो ये बड़े क्रिटिकल एक टाइम है और मौशी शरह नमू जैसे बहुत अहम चैलेंजेस का सामना भी है। तो ऐसे में ये बजट किस तरह से एक आम आदमी को रिलीफ दे सकता है। अब ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, इन पर बात करने के लिए प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा समर हारून बलोच साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। समर जी, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है, जीत रहे हैं आप लोग? जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं, हर जगह शेर की दहाड़ है। गिलगित अच्छा। बल्तिस्तान में, स्कर्दू में अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करें तो वहाँ पे हमारी पार्टी के हर कॉर्नर में रैलीज हो रही हैं और मर्द और खवातीन दोनों को मोबिलाइज किया जा रहा है। जितनी एक्टिवली वहाँ पे मर्द कैंपेन चला रहे हैं और अगर आप देख सकते हैं उनमें अवाम की शिरकत काफी लार्ज तादाद में लोग निकले हैं। लोग अपनी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं और क्योंकि उनको फील होता है कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जो कि डिलीवर कर सकते हैं। तो वो समर जी, कोई वादा ऑपोजिशन को, टीम मेंबर्स ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक? देखिए, मैं कुछ अनलेस एक चीज के ऊपर 100% श्योर होती हूँ ना, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती। आज तो शायद खटक साहब पहुंचे हुए थे गिलगित, आज कैंपेन भी कर रहे हैं, वो वहां पे फिर भी रहे हैं। मेरे कानों तक ऐसी बात आई है, अगेन आई एम सेइंग इट, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि असद कैसर साहब की जो मामलात थे वो उन्होंने एक फरार का रास्ता इख्तियार किया है अच्छा। कैंपेन पे जाने से। मेरी कल डिटेल में, क्योंकि इस तरह के आप जैसे बहन भाइयों के टॉक शोज पे आना होता है, तो डॉक्टर इबाद के साथ तफसीली मेरी गुफ्तगू हुई जो कि वहां पे ग्राउंड पे मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि
गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है कि इस तरह के कोई हथकंडे अपनाए अगेंस्ट एनी पार्टी। उन्होंने कहा है हर सीट पे मुकाबला पीएमएलएन के साथ है। और ही सेड अगर हम हर सीट पे फर्स्ट नहीं आएंगे तो सेकंड जरूर पीएमएलएन का कैंडिडेट आएगा। अच्छा। कहते मुकाबला कहीं पे पीपल्स पार्टी के साथ है, कहीं पे आईपीपी के साथ है, कहीं पे किसी और के साथ है, लेकिन मुकाबला हर किसी का पीएमएलएन के साथ है। ठीक है, अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर भी चुके हैं, उनसे भी पूछती हूँ मैं। अली साहब, आपकी कैसी जा रही है कैंपेन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? वो ये कह रहे हैं कि अगर असद कैसर साहब वो राह फरार इख्तियार कर रहे थे इसलिए उनका रास्ता रोका गया, अगर रोका जाना होता तो फिर तो सबका रास्ता रोका जाता। शाहिद खट्टक और दीगर आपकी जो क़यादत है वो फिर किस तरह पहुंच गए गिलगित बल्तिस्तान? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है निम्रा। कहते हैं कि सूरज को एक उंगली से नहीं छुपाया जा सकता। एवरीवन नोज कि वहाँ पर क्या हुआ है। आपने देखा कि कैसे जुनैद खान और उसके बाद एमएनएस थे सारे के सारे, उनको कैसे रोका गया। अच्छा। आज की सोशल मीडिया के ऊपर ज़रा रिपोर्टिंग देख लीजिएगा आपके किस तरह एसएचओज ने एमएनएस को, पार्लियामेंटेरियंस को रोका वहाँ अंदर जाने से और गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने से। और जो दाखिल हुआ उनको पकड़ा गया, गाड़ियों में डाला गया, ले जाया गया। क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? जो मरियम बीबी नारे मारती होती थी, क्या ऐसे वोट को इज्जत देते दो कहते होते थे जो मियाँ साहब बार बार नारे मारते होते थे? तो इनफैक्ट वो नारों की सियासत और थी। वो बेनिफिशरी बने हुए हारे हुए लोग हैं, 17 सीटों से बैठे हुए हैं, उनको एक इजी रास्ता मिल गया। फॉर्म 47 का अगर आज जिक्र आया तो मैंने तो नहीं किया, वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया और ऑन रिकॉर्ड किया सामने खड़े होकर उन्होंने। अब बात यह है कि इशू ये है कि आप जब इलेक्शंस करवाते हैं आप उस पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। आपने फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, अदरवाइज तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सिलेक्शन करा दो यार। 72 अरब रुपया ऑलरेडी पाकिस्तान में लगा था। गरीब मुल्क हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और आप जो है अरबों रुपए ज़ाया करके और अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने हैं। तो यार फिर दुनिया को दिखाने के लिए मत करो ना। फिर तो ये है कि आप इस सिस्टम को सारे का सारा लेकिन अली साहब फिर मुझे ये समझाए ना कि आपकी ही क़यादत है ना दीगर जो आज पहुंची है। नहीं, तो हमारी क़यादत दीगर पहुंची है, मेरा भी नाम था उसके अंदर, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं जा सका। सो ये बात तो सबके ऊपर लागू होती है ना कि एक जला गया दूसरे को नहीं जाने दिया। किसी और पार्टी का भी रुका बंदा कोई मुझे बता दें आपके जी, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा रोका हो, कोई नून का बंदा रोका हो, किसी को रोका गया हो, किसी को कहा गया हो नहीं आपने, किसी का निशान लिया गया हो। हमारा तो बल्ला निशान नहीं था, हमारा हॉर्समैन निशान था, उसके ऊपर पार्टी रजिस्टर्ड थी, उसके ऊपर टिकट दिए गए, टिकट सबमिट हो गए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसके बाद कहा गया बुला के लोगों का गया वापस ले जाओ, निकल जाओ, ये हमने कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह इलेक्शन होते हैं? क्या किसी के साथ ऐसे हुआ है? क्या नून वालों के साथ? ये भी समझाएं। और अब उसके बाद ये कहना कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसी तरह होती है। यार इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, इस तरह फिक्स मैच होता है। ठीक, चले इस पे आपका पॉइंट आ गया। समर जी ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। आज बड़ा धुएंधार किस्म का खिताब भी किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम को, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आप फॉर्म 45 का इंतजाम करें, 47 का इंतजाम मैं कर दूंगा। तो ये आप लोग विफाक में एक साथ हैं, लेकिन वहां पे आप लोगों के बिल्कुल खिलाफ वो ये भी बता रहे हैं कि मेरी कितनी सीट्स जो है मुझसे छीनी गई। तो ये क्या स्टोरी है? देखिए, बिलावल साहब की तो मैं तर्जुमानी नहीं कर सकती, लेकिन उनकी ये तकरीर मैंने सुनी और जैसे ये लोग हर जगह खड़े होके पीटीआई के खान साहब खड़े होके हर जगह 35 पंचर की बात करते थे। ये इन्होंने एक तरीका बना लिया है कि जी अभी भी मेरे भाई ने कहा है कि 17 सीटों पे जीते हुए हैं। अगर हम 17 सीटों पे जीते होते और ये 500 सीटें लेकर आए होते तो मेरे भाई कई क्वेटा से, पंजाब से, लाहौर से, सियालकोट से, कभी तो इनकी कोई रैली कामयाब हो जाती, कभी कोई 10 बंदे इकट्ठे हो जाते, 100 बंदे इकट्ठे हो जाते। आखिरकार वो इतने लोगों का मैंडेट चोरी हुआ तो कोई पंजाब में कोई निकला ही नहीं, बलूचिस्तान में कोई निकला ही नहीं। कोई 100 बंदे तो इनके गैरती होंगे ना, सपोर्टर्स। अच्छा, 1000 नहीं होंगे, 5000 नहीं होंगे, 100 बंदों में तो गैरत होगी ना कि जी जाए, निकले, पूछे कि जी हमारा लीडर कहाँ गया, हमारे वोट कहाँ गए। देखिए ये सियासी इन्होंने एक वो मफरूजा बनाया हुआ है। वो 35 पंचर की बात जैसे इन्होंने पीछे ले ली, ये 17 सीटों की बात से भी पीछे हो जाएंगे। और आई डोंट नो कि अगेन बिलावल साहब की इंटरनल वर्किंग्स से मैं अवेयर नहीं हूं, लेकिन देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी वहां पे अपनी सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो। अब आज जो पीटीआई की कयादत गई है वो कैंपेन करने गई है ना, वो भी जलसे कर रहे हैं, वो भी तकरीरें कर रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं। जो नहीं गए तो ये इनकी जो अंदर की रसाकशी है, इनके अंदर की जो ग्रुप्स है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को प्रॉप अप कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक साइड बाय साइड एक ड्रामा चल रहा है ना, इनके इंट्रा पार्टी कोई
तो समर साहिबा फिर तो ये उसके साथ उनके ताने बाने मिलते हैं। ठीक है समर साहिबा, फिर मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कैंपेन हुई है इस वक्त बड़ी एक्टिव गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके अंदर आपकी जमात के कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे? क्या अता तारर वगैरह जैसे बड़े नाम वहाँ पे थे मौजूद? देखिए वहाँ पे कैंपेन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर अमीर मुकाम साहब वहाँ पे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ऑपोजिशन लीडर जो हैं तो ये वुज़रा कर सकते हैं? देखिए अमीर मुकाम साहब का अपना रोल है, वो अपने टिकट्स को बांटना, इंट्रा पार्टी मैटर्स देखना, वो सब कुछ कर रहे हैं। प्लस वो इलेक्शन कमीशन से एनओसी लेके अपने सारा शेड्यूल क्लियर करके गए थे। डॉक्टर इबाद वहां पे गए हुए हैं, हमारी खवातीन विंग की प्रेसिडेंट्स वहां पे गई हुई अच्छा, वैसे इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वुज़रा वगैरह ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी। मैं अली साहब से भी चाहूंगी इसमें रहनुमाई वो अपनी एनओसीज लेके गए, लेकिन जो पीटीआई के लोग गए हैं या जो पीपल्स पार्टी के लोग गए वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। शायद खटक साहब भी एमएनए हैं, वो पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीटीआई के इन द हाउस। बिलावल भुट्टो साहब खुद एमएनए हैं। तो आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन ने इन सबको ओके किया है, तो ये कैंपेन कर रहे हैं बगैर इजाजत के और बगैर उसके। आई थिंक इतनी सीनियर लीडरशिप किसी भी पार्टी की इतने इकदाम नहीं उठा सकती। ठीक है, अली बुखारी साहब आप तो कानून को बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं, तो मेरी ऑडियंस को समझाएं कि ये कवानीन के मुताबिक चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या तहरीक इंसाफ, ये वुज़रा पार्लियामेंटेरियन जिनका कैंपेन करना, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, ये क्या था? ये ज़रा समझ नहीं आया। देखिए निम्रा, दो चीज़ें हैं, वन बाय वन चलते हैं। नंबर वन ये कि जो आपके सिटिंग गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं जो कुछ दे सकते हैं, जो जाके वहाँ अनाउंस कर सकते हैं। किसी ने पूछा आज तक कि इलेक्शन के दौरान में शेड्यूल अनाउंस होने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैसे चला गया और वहाँ जाके कैसे अनाउंसमेंट करके आ गया इतने बड़े बड़े चीज़ों में? क्या वो फैक्ट नहीं है? क्या वो प्री पोल रिगिंग नहीं है? नंबर वन ये चीज़ है। कैसे अमीर मुकामा बैठा हुआ जबकि वो पार्टी का सदर होने के साथ साथ मिनिस्टर भी है, उसका भाई को कैसे प्रोटोकॉल दे दिया जब वो अपोजिशन लीडर ऑफ दी केपी है? इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे के ले जाया गया। ऑन द अदर साइड पार्लियामेंटेरियंस अगर जाते हैं, आपके एमएनएस जाते हैं तो उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। आपको वीडियोज़ आई हैं ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आपके मीडिया ने चलाई है। नंबर वन चीज़ ये है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये तो ऑब्वियसली इसको तो बोलना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। नंबर टू चीज़ गैरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी है, तब भी इतने अरसे से मारे भी खा रहे हैं, अपने वोट जो 50-50 हज़ार दिए हुए हैं उनको भी लेकर बैठे हुए हैं। और मेरी वो पटिशन थी जिसके अंदर 2 दिन में जस्टिस ने डिसाइड करना था और ऑर्डिनेंस आया। मैंने ही ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था प्रेसिडेंट का, जो आपने इसी इलेक्शन कमीशन के रूल्स 2017 चेंज किए। उसके बाद एक्ट आया, एक्ट को भी मैंने चैलेंज किया जो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। और उस जज को आपने 26 अमेंडमेंट के बाद घर भेज दिया और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल बना, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर केस गया, उसके बेटे का नाम दिया गया जिसका नाम है पंजाब में जस्टिस बनने के लिए। इस तरह इंसाफ करते हैं। गैरत होती ना तो पता लग जाता है कि सच क्या और झूठ क्या, अपने पाँव पे कैसे खड़ा हुआ जाता है। नंबर 3 कह दें छोड़ दें बाकी पार्टी को। मैं तो इस्लामाबाद से हूँ ना, इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन लड़ा, इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ ना। मुझे दें एनओसी एक, मैं आपको बताता हूँ जलसे कैसे होते हैं, रैलीज कैसे होती हैं। 1.5 दर्जन पर्चे हैं मेरे ऊपर, 11 अभी भी बेस बिफोर अरेस्ट पे बैठे हुए हैं, रोज वारंट निकले होते हैं। हम लोग खड़े हुए हैं और इसलिए खड़े हो कि पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जात की बात नहीं करते, अपनी बात नहीं करते, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मैं एक बात पूछूं कि ये रूल ऑफ लॉ जो था, ये जब ये इनकी हुकूमत थी तब एप्लीकेबल नहीं था? बिल्कुल था। जब पीडीएम की इलेक्शंस, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब हमने इलेक्शंस किए थे, और अगर आपको याद है वो 15-16 सीटें थी जो खान साहब ने सारी कंटेस्ट की थी उस वक्त। एक ये भी एक था। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। हमारे हलकों में जब हम कोई भी कैंपेन करते थे, जलसा करते थे, आपको पता है पेशावर सिटी के हालात थोड़े मशकूक हमेशा बहुत अरसे से रहे, तो हम लार्ज गैदरिंग्स के बजाय कॉर्नर मीटिंग्स पे फोकस करते थे। तो सीएम साहब का ऑफिशियल हेलीकॉप्टर ऊपर हवर करता था, उसमें बैठ के वुज़रा खुद जायजा लेते थे। मेरे जाती हलके में 2 दफा सीएम आए हैं, अनाउंसमेंट्स भी किए, जलसे भी किए, इनके वुज़रा भी करते थे। ये करे तो ठीक, बाकी कोई करे तो ये इतनी लंबी लंबी तकरीरें दे देते। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की है, ये कभी अपने उनमें उस टाइम पे भी बोलते। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बाई इलेक्शन होता है तो सारी पीटीआई पहुंची होती है, वहां पे वो सिटिंग गवर्नमेंट में है। देखिए रूल्स वो मजा करते हैं, बातें वो मजा करती है कि सबके लिए आए, बैठे, एक नई सीओडी बनाए, नई पॉलिटिकल रूल्स बनाए, सब उस पे दस्तखत करें और सब उसके साथ अबाइड करें। चले अली साहब, इस पे आप मैं दो चीजें ऐड करूं। सीओडी पहले पुराने पे तो अमल कर देना। सीओडी हुई थी 2006 के अंदर,
जी, उसके जी हाँ, ठीक जी। 1 महीने के बाद बीबी शहीद जो हैं वो जाके मिली थी मुशर्रफ साहब से। COD में लिखा हुआ था कि हम नैब खत्म करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। COD में लिखा हुआ था कि जो मुशर्रफ साहब ने बनाए हुए हैं जितने कानून, उसके अंदर हम लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फॉर सिर्फ उस काम के लिए। कहाँ बनाई है आपने? कौन सा COD फॉलो किया पीछे जो है कि मेमो गेट के अंदर कौन था? मियाँ साहब नहीं उठ के गए कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। डॉन लीक्स क्या थी? कौन थे उसके अंदर सारे लोग? बात यह है कि कह देना बड़ा आसान है। किसी के अंदर दम खम है जिसने कहा हो कि भाई मैं स्वाय एक ख्वाजा साहब जो लाहौर से हारे थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं हारा हूँ, और लतीफ़ साहब थे जो शेखुपुरा से, उन्होंने मुनीवर ने कहा हाँ मैं हारा हूँ, और उन्होंने ओपनली कहा कि हमें भी कहा गया जिता देंगे लेकिन हम नहीं मानेंगे। ये पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, ये पॉलिटिकल विजडम होती है, ये पॉलिटिकल। मैं अगर हारा होता, बिलीव मी ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा हूँ निम्रा आपके प्रोग्राम में, कि मैं अगर हारा होता मैं आपके प्रोग्राम में अपने फॉर्म से लेकर जाऊँगा, आज भी दुनिया के किसी मुल्क में भेज दो और चेक करा के आना, उसके बाद अगर साबुत हो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो कैसे लोग हैं जो झूठे अलग झूठे कुरान उठा के बैठे हुए हैं और जो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। समर साहब काफी बड़ी बात कह रहे हैं, बात नहीं है, मैंने तो अपनी जात की आपकी बात की है ना। जाए निकाल के ले आए, आपके सामने मैं रख दूंगा, जिस मर्जी को भेज दें और जाके कहें जी कि चेक करके लो, अगर इसमें 19-20 फर्क हो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। लेकिन ईमान है तभी बैठे हुए हैं। आज ही तो कल हमें पता है खुदा के पास देर है अंधेर नहीं है। तो मैंने किसी का हिस्सा गस्ब नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा। हम नास को रिप्रेजेंट करें, अपनी बात नहीं की आपसे, कभी नहीं कहा। आज पे इतने दर्जनों पर्चे हो गए यार, जब तक इलेक्शन नहीं लड़ा था जिंदगी में कभी एक FIR क्या एक दरखास्त भी नहीं हुई थी। उसके बाद आज हम दहशतगर्द भी हो गए। हमारी गुफ्तगू यहाँ पे जारी रहती है। न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। मैं समर साहिबा की तरफ बढ़ूंगी। दूसरा टॉपिक भी मेरा इंतहा इंपॉर्टेंट है। समर साहिबा मुझे ये बताएं, MQM भी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। MQM का ये मानना है, ये कहना है, इस वक्त वो प्रॉपर इस हालत में नजर आ रही है जहां पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि बजट पास करवाने के लिए हमारी ज़रूरत है आपको, और आपका ये बजट हम तब तक पास नहीं होने देंगे जब तक हमारा गवर्नर वापस अपॉइंट नहीं हो जाता। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए, बजट से पहले सारे लोग बशमूल रूलिंग पार्टी के लोग, हर बंदा, क्योंकि जो लोग कंस्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, मेरे भाई को भी इस चीज का इदराक होगा, बड़े हम अपने कंस्टिट्यूएंसी से सारे लोग प्रेशर फेस करते हैं, टेंशन फेस करते हैं। अगर गवर्नमेंट की एलाइड पार्टीज हैं वो भी इस टाइम पे अपने लिए कुछ ना कुछ मांगती हैं। जैसे मैंने आपको PTI की मिसाल दी, अभी KP में, खैबर पख्तूनख्वा में PTI में बहुत रस्साकशी हो रही है, क्योंकि अगेन हर बंदा अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता है। हमने एक दूसरे के साथ नफरत में सियासत को इतनी गाली बना दिया है निम्रा, कि हम हर चीज को कहते हैं बस ये चोर है, ये डाकू है, ये चोरी के लिए ये पैसे मांग रहा है या फंड्स मांग रहे। हम लोग या जो लोग या मेजॉरिटी लोग जो स्ट्रगल करते हैं, हम अपने हलकों के लिए, अपने कंस्टिट्यूएंट्स के लिए लेके जाते हैं, कि उन लोगों को भी फेस करना बहुत मुश्किल होता है इस महंगाई में, इन हालात में, लो एम्प्लॉयमेंट में। लोगों को आपको कोई ना कोई फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं। हमारे कंस्टिट्यूएंट्स डिमांड करते हैं, उनकी भी तरफ से भी कोई वो होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर साहब किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में आएंगे। यस, ये हमारे एलाइज हैं, आए टेबल पे बैठे अपनी जायज डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करें, और आई थिंक जहां पे कुछ होगा। बाकी गवर्नर साहब क्यों हटाए गए, ये MQM को बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नर साहब PMLN की वो MQM कहती है कि वो इसलिए हटाए गए क्योंकि वो उनकी बातों में नहीं आ रहे थे और वो उनकी बातें नहीं मान रहे थे। वो पब्लिक सर्विस के लिए बड़ा कुछ, वो पब्लिक सर्विस कर रहे थे और उन्होंने अपना आप जो है वो बिल्कुल लुटा दिया था आवाम के लिए, इसलिए वो रास्त नहीं आ रहे थे। देखिए, अगेन MQM के जो मेरे भाई हैं उनको दिल में पता है। और रात को ही मैंने MQM के एक रहनुमा जो हैं उनको ये प्रोग्राम में, TV प्रोग्राम के अंदर ये बात करते हुए देखा कि कोई रिटर्न अग्रीमेंट हमारा नहीं था कि जो गवर्नर होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। वो कहते हैं हमारे साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। अगर वो कहते हैं तो इस तरफ के लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू मडी द वाटर्स। वो हमारे एलाइज हैं, वो बैठ जाएंगे, उनके बड़े हमारे बड़े बैठ जाएंगे, एंड आई थिंक इस चीज से कोई एमिकेबल हल निकल आएगा।
ठीक है। अली साहब, आपको क्या नजर आता है बजट से पहले इस तरह की कोई बड़ी बात हो सकती है? जैसे एमक्यूएम ने ये एक वावेला मचाया इस वक्त, उनका ये गवर्नर का वापस जो बात हो रही है कि अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वरना हम बजट में साथ नहीं देंगे। बजट तो हुकूमत बड़ी आसानी से पास करा लेगी, एमक्यूएम अगर होती है नहीं भी होती है, तो आप लोग उसका कोई एडवांटेज ले सकते हैं इसका? देखिए निम्रा, बात यह है कि मैंने तो एक बात कही थी पहले कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं कि बजट से पहले आके ब्लैकमेलिंग का वर्ड आपने यूज़ किया, इसी तरह एक दूसरे को जब फंसे हों तो इनको और अपनी मफादात निकालो, तो ये तो मफादात की जंग है ना, ये ज़ात की जंग है, ये अवामुन्नास की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ अवाम की बात नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप हम गवर्नर अगर नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, ये तो कह दिया। ये किसी ने नहीं कहा कि भाई सोलर पैनल लोग खुद खरीदते हैं, छतें लोगों की, सूरज मेरे अल्लाह का, उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो। ईवी गाड़ियां जो हैं वो तो लोग खुद खरीदते हैं। तुमने बिजली इतनी महंगी कर दी, इंडिया में अगर 4 रुपये 5 रुपये 7 रुपये यूनिट आ रही है, तुम 50 रुपये में जा रहे हो। इस पर किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये किसी ने नहीं कहा कि IPPs को तुम पैसे दे रहे हो, बिलियन ऑफ डॉलर्स उठा के दे दिए तुमने, और उसके अंदर जो है हम अगर तुमने किया तो हम छोड़ देंगे तुम्हें। ये किसी ने नहीं कहा कि इंडिया में 13 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ जंग के दौरान, ये ईरान अमेरिका जंग के दौरान, बांग्लादेश में 18 रुपये हुआ, आपने 150 रुपया महंगा कर दिया, हम आपको छोड़ देंगे अगर आपने दोबारा महंगा किया। किसी ने ये नहीं कहा कि IMF से तुमने पैसे लिए। IMF ने तो ये तो नहीं कहा कि गरीबों पर टैक्स लगा दो। IMF ने तो ये कहा कि अमीरों के ऊपर अपनी शाह खर्चियाँ बंद करो। 12 अरब का जहाज़ आ गया, 10 अरब की ये बिक गई, 6 अरब का इस बजट में रखा गया। अभी मैं उसमें देख रहा था कि जी जो उसका डेबिट है, जो कर्जा है वो हुकूमत ने देना है, वो किसी ने ये बात तो नहीं की। किसी ने ये तो नहीं कहा कि गैस क्यों कम की। किसी ने ये तो नहीं कहा कि 1960 के अंदर सुई से गैस निकली थी और 2000 में परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पर गैस दी, 40 साल लोगों को क्यों महरूम रखा गया उनकी चीज़ों के साथ। ये क्वेश्चन कौन करेगा? इसके ऊपर करे ना तो मैं कहूँगा ओके फाइन जी, आप जो है अवाम की बात कर रहे हैं, गवर्नर लगा दो तो ये हो जाएगा, गवर्नर नहीं लगाओगे तो ये होगा, 2 वजारतें दे दो तो ये करेंगे। यार ये पर्सनल बेनिफिट की गेम है, माजरत के साथ, निहायत अदब के साथ। ये ज़ात की बात है, इसके अंदर अवाम कहाँ से आ गई, इसके अंदर मुल्क कहाँ से आ गया, इसके अंदर अवामी रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आ गए, कौन सी बात है मुझे बता दें। ये गवर्नर एक सिंबॉलिकल चार्ज है, उसके पास पावर्स कौन सी हैं, मुझे ये बताएं ज़रा। बट द इशू इज़ कि आपका प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने को वोट दिए, मुस्लिम लीग नून ने, आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने वोट दिए। अब वो बेशक तकरीरें जाके करें और वहां पर कहें कि हम मिलाते हैं, नहीं है ऐसी बात तो नहीं। केपी में भी बहुत हलचल है, उस पर मैं आखिरी आपसे सवाल पूछूंगी अली साहब, लेकिन उससे पहले समर साहिबा मुझे ये बताएं कि बजट में क्या होने जा रहा है, अवाम के लिए क्या रिलीफ आप लोग लेके आ रहे हैं? इंशाल्लाह इन मुश्किल तरीन हालात में आप देखेंगे अवाम के लिए खुसूसी तौर पे बिजली की मद में बहुत बड़ा रिलीफ आएगा, और जिससे करोड़ों सारिफीन को अपनी डे टू डे जिंदगी में फायदा होगा। बाकी भी कोशिश है कि हम अपनी जो फॉरेन एड की कमिटमेंट्स हैं उनको भी पूरा करें। और ये होगा कैसे? जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर जैसा बंदा वो ट्वीट कर रहा है, वो कह रहा है कि लेस्को का उन्होंने जिक्र किया, तो वो डिस्कोर्स के अंदर जो खराबी हैं उसको हाईलाइट करता है। तो ये सब पॉसिबल किस तरह होगा? अवाम के ऊपर सर्कुलर डेट जो है वो इतना ज्यादा, लेकिन इन सिस्टम्स को रूथलेसली साफ करना पड़ेगा। जहां पे भर्तियां मतलब उस तरह की हुई, आपको पता है हमारे सारे सरकारी महकमों में स्टफिंग हुई है, उसका बेहतरीन वर्ड ये है एक्सेस के जो जिस चीज ने PIA को डुबो दिया, जो चीज पाकिस्तान स्टील मिल्स को डुबो रही है, वही चीज हमारी डिस्कोस को, वही चीज हमारे ब्यूरोक्रेटिक सर्कल को वो कर रही है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप, और ये चीज हमें सियासी हमआहंगी के साथ करना पड़ेगा। अच्छा। हम सबको इसके ऊपर, ये नहीं कि एक चीज मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको पीपल्स पार्टी रद्द कर दे या PTI रद्द कर दे। जिस काम में इज्तिमाई फायदा हो तो वो हम सबको करना चाहिए। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में अभी जब अमन जिरगा हुआ था तो सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में सब ने उसमें शिरकत की थी। कल परसों अगर वो फिर करे, फिर सब शराकत करेंगे, क्योंकि हमें ये मसाइल मिल के हल करने हैं। मेरे भाई ने यहाँ पे ये कह दिया कि हम सारे मफाद के लिए बैठे हुए, तो मुझे बता दे कल सुहेल अफरीदी साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मीटिंग हुई है, 35 MPs उससे गायब थे। वो भी इन्हीं चीजों के लिए खफा है, फंड्स के लिए खफा है, वजारतें ना मिलने के लिए खफा है, मुशीर ना बनाने के ऊपर खफा है, उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के ओहदे बांटे जाने का इम्कान है। अच्छा। तो वहां पे ठीक है और यहाँ पे ये गलत है। ये अली साहब से मैं पूछती भी हूं, आखिरी सवाल क्या दोनों जगह में इनको गलत है। अली साहब,
जल्दी से इस पे कमेंट कीजिएगा। इस वक्त क्या चल रहा है? सूबाई हुकूमत है आपकी केपी के अंदर और उसके अंदर रहबरी कमेटी जैसी बनाई जा रही है असद कैसर साहब की सुपरविजन में। जो नाराज अरकान है उनकी बड़ी तादाद का कुछ बॉयकॉट नजर आता है, जहां पे आपका अगर कोई मीटिंग हो रही है, कल वो उस पर जो बात भी कर रही है समर साहिबा, तो ये क्या स्टोरी है? ये आपको कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? और ये भी बताया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब और अली अमीन गंडापुर भी बिल्कुल आमने सामने है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखें निमरा, जब इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था अली अमीन गंडापुर साहब को, तो उन्होंने विद इन नो टाइम जो है रिज़ाइन किया और वोट भी दी सोहेल आफरीदी को। और उसके बाद पूरी कैबिनेट के अलावा पूरी केपी असम्बली ने 93 के 93 बंदों ने वोट दी सोहेल आफरीदी को, जिसने साबित किया कि पूरी की पूरी लोग आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं। 2013 में भी थे, 18 में भी थे और आज भी साथ खड़े हुए हैं। और 2024 के बाद जो दोबारा अभी CM जब दोबारा इलेक्ट हुए तो उनके साथ खड़े थे। इसलिए ये बात तो आउट ऑफ ब्लू है ना कि आप कह दें कि जी बैठ के बात करना। और अगर यही इनका आर्गूमेंट्स हैं तो फिर तो मैं कहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा से सारी की सारी पंजाब असम्बली नाराज़ है, या वो उनसे नाराज़ है जो क्योंकि वो असम्बली में आती ही नहीं है, किसी को मिलती ही नहीं है। और आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि जब शुरू में उन्होंने हलफ उठाया तो 1-2 ख़वातीन उनसे मिलने गई, उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कह रहा है, चेक कर लीजिएगा अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर। और अगर ये नाराज़गी वो होती है जैसे शायद खाकान अब्बासी इनके साबका वज़ीर आज़म थे जिसने नवाज शरीफ को रिप्लेस किया था, आज लदा बाहर बैठे हुए हैं। नाराज़गी वो होती है जैसे चौधरी निसार अली खान साहब हैं जो इनकी पार्टी के बहुत सीनियर रुकन थे और जो बाहर बैठे हुए हैं। नाराज़गी वो होती है जैसे बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की गाड़ी के अंदर सफदर अब्बासी और नाहिद खान साहब बैठी हुई थी। आज कहाँ है वो लोग नहीं है। इसको नाराजगियां कहते हैं। हम तो आज भी एक ही जगह इकट्ठे हैं। आज इमरान खान साहब का हुक्म हो, वहीं अली अमीन होगा, वहीं अली बुखारी होगा, वहीं सोहेल आफरीदी होगा, वहीं सारे होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही ओली साहब। फिर ये है कि चले केपी की जो एटलीस्ट गवर्नेंस से मुतालिक मामला हैं वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में हल किए जा सकते हैं अगर आप लोग सब एक ही जगह पे आवाम के लिए काम करें। लेकिन आज का जो मेरा प्रोग्राम है, जो ये सेगमेंट था, उसमें बड़ी खूबसूरत एक बात की अली साहब ने कि ये मफादात की जंग है, अवाम की जंग नहीं है। और ये पाकिस्तान की तारीख यही है। शायद एक बहुत बड़ी वजह हमारी नाकामी की, और मैं नाकामी से मुराद में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं फैला रही हूं अपने प्रोग्राम के जरिए, बल्कि सिर्फ ये एक अवेकनिंग कॉल है हमारे लिए कि हम लोगों को मफादात से आगे बढ़ के जो सियासत है ना उसको इबादत समझ के आवाम की बेहतरी के लिए करनी चाहिए, ताकि फिर हमारा मुल्क आगे बढ़े। और जो हम लोग अभी इतने बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फंसे हैं उससे निकल तभी सकेंगे जब ये मफादात की जंग से निकल के हम लोग आवाम की बेहतरी के बारे में सोचेंगे। समर हारून साहिबा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी में जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने लगे कुछ जंग से मुतालिक, जहां पे आज भी कंफ्यूजन उसी तरह से बरकरार है जिस तरह कल या परसों या उससे पहले बरकरार थी। एक जो नई चीज़ है वो ये कि मुआहदे के करीब पहुंचते पहुंचते एक बार फिर से एक शिफ्ट नज़र आया। वो शिफ्ट ये है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को नई तजावीज़ भी भेज दी गई हैं और ईरानी हुकाम की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है बार बार कि कोई भी बातचीत इस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक नहीं हो रही है, यानी कि वो डेड लॉक उसी तरह से बरकरार है। अब इसी दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के मुबैना इस्तीफे की खबरें भी वो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आई, जिनकी तरदीद कर दी गई है। ईरानी मीडिया की तरफ से, अमरीकी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि प्रेसिडेंट जो इरानियन उन्होंने इख्तियारात महदूद होने और जो अहम फैसले उसे दूर रखे जाने की वजह से इस्तीफा दे दिया गया है जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनको। लेकिन फिर उसके बाद ईरानी हुकाम ने इसकी सख्ती से तरदीद की, उसको मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि सदर बदस्तूर अपने ओहदे पर मौजूद हैं और जो रियासती उनकी जिम्मेदारी हैं उनको सरअंजाम दे रहे हैं। अब उसके साथ ही दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुमकिना जोहरी मुआहदा है उसके हवाले से भी मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, अमरीकी प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका यह कहना है कि दोनों ममालिक एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं जिसमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक सख्त और वाज़ेह शराइत शामिल है, जबकि ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात जारी हैं और किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से कबल कयास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है जहाँ पर आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं हम लोग बतौर एक मुल्क, और फिर पूरी दुनिया भी इस वक्त कहाँ पे जाके खड़ी हो चुकी
लगे इस जंग के हवाले से, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने लगा है? इन तमाम तर अहम टॉपिक्स पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। व्हाट डू यू थिंक इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है ये सिचुएशन अमेरिका ईरान को लेके? एक लम्हे आपको लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान देख के जहाँ पे शायद कुछ मुआहदा तय पा जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको ये देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। ईरानी हुकाम की दूसरी तरफ मैं बात करूं तो उनके मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक कोई बात ही नहीं हो रही अभी, व्हिच इज द बोन ऑफ कंटेंशन, राइट? मैं अभी आपके शो में आने से पहले, जब आज मंडे को मैं तैयारी कर रहा था कि हफ्ते का आगाज करूं, तो मैं इंटरनेशनल जरीदे और जितने न्यूज आउटलेट्स को पढ़ा है, सारे कंफ्यूजन का शिकार हैं। मैं उनके 2-4 का हवाला भी देना चाहूंगा कि फॉक्स, बीबीसी, ब्लूमबर्ग, CNN, अल जजीरा, सब, टेलीग्राफ, द गार्डियन, फॉरेन पॉलिसी, सारे ये कह रहे हैं कि जंग भी जारी है और डायलॉग भी जारी है। बल्कि अभी जो खबर आई है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल से उठ रहा है लेबनान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं। इस वीकेंड के ऊपर दोनों तरफ से टिट फॉर टैट चलता रहा। अमेरिका हमले कर रहा है तो कह रहा है कि मैं सेल्फ डिफेंस में हमले कर रहा हूं। ईरान रिटेलिएट कर रहा है और आर्मी बेसिस के ऊपर हमले कर रहा है। कुवैत के ऊपर इस वीकेंड पे 2 मिसाइल दागे गए जो कि इंटरसेप्ट किए गए, ये दावा है अमेरिकन जो इदारे हैं उनका। लेकिन इस वक्त जो तशवीशनाक बात यह है कि लग ये रहा है कि शायद अमेरिका जानबूझ के इजराइल को एक टाइम दे रहा है कि वो अपने अहदाफ हासिल करे। उन्होंने वहां पे बैरूत का एक खास किला जिसको बिफर्ड कैसल कहा जाता है, 900 साल पुराना, और जहां वो 1982 में भी वो काबिज थे, वहां उन्होंने इजराइल का झंडा लहरा दिया है। और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि आप पूरे शहर का एक एक घर वहां से देख सकते हैं। और दूसरा, साथ ही बीबी नेतन्याहू ने दूसरा जो अपना इरादा शो किया है कि हम 60% से 70% गाजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि इस वक्त इजराइल को टाइम दिया जा रहा है ताकि अहदाफ हासिल करे। और ईरान जो है, उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात की टेबल से उठ रहे हैं, कंफ्यूजन है। और तीसरी आखिरी बात, मैं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की कोट करूंगा, वो कहते हैं अगर जंग रुक भी जाए, ऑयल क्राइसिस, तेल की प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगी। आपके देखने वालों के लिए अर्ज है कि आज इस मंडे को, इस वीकेंड की कार्रवाइयों की वजह से ऑयल प्राइसेस दुनिया में 2% बढ़ चुकी है। अच्छा, इसमें इसकी वजह क्या है? ये सब जो कंफ्यूजन है, ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है या फिर असल में अब ये मामलात इस हद तक जा चुके हैं जहां पे दोनों फरीकैन में से कोई भी बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है? नए जो है वो ड्राफ्ट पेश किए जा रहे हैं तजावीज़ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो वापस एक बार फिर से अरसाल किए गए ईरान को। तो वजह क्या है इसकी असल? देखिए, जो मेरे एनालिसिस है इसमें, मैं जब माजी के डाट्स जोड़ने की कोशिश करता हूं, क्या इराक को स्टेबलाइज किया गया? क्या लीबिया को स्टेबलाइज किया गया? क्या आज अफगानिस्तान स्टेबलाइज्ड है? क्या ये ईरान को अमन के लिए या सीज फायर ये ऑब्जेक्टिव है भी या नहीं है, या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज किया जाए? तो मेरे ख्याल में वो अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनको हासिल कर चुके हैं। पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो चुका है। गल्फ कंट्रीज के हालात आज आप देख रहे हैं। और दूसरा, मैं कुछ और भी डाट्स आपके सामने रखना चाहूंगा जो इस वीकेंड से या उससे 1-2 दिन पहले हुए। आपके पड़ोसी मुल्ला याकूब NSA, भारत के NSA के साथ रशिया चले गए और वहां से डिफेंस एग्रीमेंट कहते हैं करके आए हैं, और आते ही काबुल में आपको उन्होंने धमकी भी दे दी। और साथ उसका रिएक्शन रशिया भी मसल फ्लेक्स कर रहा है। रोमानिया पे अटैक किया गया जो नेटो का हिस्सा है। हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेथ का उसके ऊपर जवाब भी आया जो कि इतना हौसलामंद नहीं था। उन्होंने कहा है हमें झंडे नहीं चाहिए, हमें जंगों में हमारे साथ जंग लड़ने वाले कंट्रीज, एलाइज चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बड़ा नर्व ब्रेकिंग सिस्टम है चल रहा है। क्या ईरान ही हदफ था अमेरिका का या चाइना हदफ था? यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कंफ्यूजन इस वक्त क्रिएट हो चुका है। पाकिस्तान सालसी में अपनी कोशिशें आज भी भरपूर जारी रखे हुए है। और मेरे नजर में जब भी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। आपकी बात सुन के मुझे ये एहसास हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो अचीव करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बिल्कुल क्लोज है और वो कर भी चुके हैं बहुत बड़ी हद तक। बिल्कुल। देखें, एक तो देखें गाजा के हालात आप देखें, जो मैंने आपको बताया कि वो 70%, बल्कि उनका फ्यूचर का
जब उन्होंने 70% का ऐलान किया था तो नीचे से किसी ने असेंबली से नारा लगाया था कि हमें गाजा 100% चाहिए। तो जो बीबी नेतन्याहू उन्होंने जवाब दिया था कि हमने 100% गाजा लेना है। सोमाली लैंड को वहां पे जाके इजराइल की एम्बेसी खोलना, सोमाली लैंड के साथ बातें करना, ये सब उसी का एक कड़ी है। दूसरा, लेबनान के ऊपर आज जाना, फिर उसके बाद ग्रेटर इजराइल का नक्शा दुनिया के सामने पेश करना, और फिर अमेरिकन एम्बेसडर देयर उनका उस चीज को इंडोर्स करना। फिर आप देखें किस तरीके से पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया गया बारी बारी, जिसमें सीरिया शामिल है, जिसके अंदर इराक शामिल है, लीबिया शामिल है, जिसके अंदर यमन शामिल है, जिसके अंदर अब जॉर्डन की बातें की जा रही हैं, और पूरा खिता। और दूसरा एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि बहुत एक कन्विंसिंग पॉइंट है, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ग्रेटर जो इब्राहिम अकॉर्ड आपसे कहा गया कि इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया गया, करें आप, करें। सीरिया को क्यों नहीं कहा गया? वो लीबिया और इराक को क्यों नहीं कहा गया? वो अफगानिस्तान और मालदीव को क्यों नहीं कहा गया? वो मलेशिया और इंडोनेशिया को क्यों नहीं कहा गया? गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया क्यों कहा गया? ऑब्जेक्टिव ये था कि इजराइल को यहां पे हरमूज के करीब लाया जाए, ग्रेटर इजराइल के नक्शे को सपोर्ट करना। तो मेरे ख्याल में हमारे जो लमा फिक्रिया है लमा फिक्रिया ये है कि 10 मिलियन ज्यूज आज रहते हैं इजराइल के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना के फिर रहे हैं। इसकी क्या वजह? ये बहुत आपने आई ओपनिंग एनालिसिस किया है, एंड वी ऑल हैव टू थिंक अपॉन या अलोंग दीज लाइंस। मुझे साथ ये भी बताएं कि फिर इससे ये बात भी मैं अखज़ कर सकती हूँ कि जो वाइट हाउस में वॉर सिचुएशन रूम के अंदर घंटों तवील मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनसे बाहर खबर तो ये आती है कि इनडिसाइसिवनेस है और अभी दस्तखत नहीं हुए प्रेसिडेंट ट्रंप के, इसलिए मुआहदा जो है वो तकमील को नहीं पहुंचा। लेकिन अभी आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो सब भी ऑन पर्पस किया जा रहा है, बाइंग टाइम, और एक तरह से एक इनडिसाइसिवनेस वाली सिर्फ माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, मैं ये समझता हूँ यहाँ पे जो आम पब्लिक ओपिनियन के लिए कहा जा रहा है कि हमें अल्फाज पसंद नहीं है। जेडी वैंस जो है वो इस इसको एग्रीमेंट कहेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, लफ्जों का रद्दोबदल किया जाएगा। फिर इस शराइत को सख्त किया गया कि ना सिर्फ ईरान जोहरी हथियार बना पाएगा बल्कि वो खरीदेगा भी नहीं कहीं से। तो ऐसे बाजू मरोड़ना और साथ ही खुली छुट्टी इजराइल को देना, तो दर हकीकत ये लग रहा है कि एक ही प्लान का हिस्सा है, और ये जंग इजराइल की जंग है, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। बल्कि अब जो सबसे बड़ा डैमेज इजराइल को हुआ है, मैं समझता हूँ अमेरिका के अंदर से है कि पब्लिक ओपिनियन चेंज होना शुरू हो चुकी है। ममदानी साहब न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं तो 33% जेनजी ज्यूज ने उनको वोट दिया है। आज अमेरिका के बच्चे वोटर्स ये पूछेंगे नवंबर में कि हमने इस जंग में क्या खोया, क्या पाया, और अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल के लिए हमें इसकी क्या कीमत अदा करनी। तो फिर इसमें ये तो ठीक है ना कि इस्माइल बकाई या ईरानी रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका ये कहना कि ये मुआहदा इसलिए तय नहीं पा रहा है क्योंकि जो दूसरा फरीक है उसकी तरफ से मुतजाद बयानात आते हैं, वो किसी एक पॉइंट पे है ही नहीं, और वो हमारे साथ जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हैं वो इस तरह के कुछ किए ही नहीं जा रहे। ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि हम उन पर किसी भी तरह से रिलाई नहीं कर पा रहे। Absolutely. और उसमें तो फिर ये हुआ कि ये तो होता हुआ हमें नजर भी नहीं आएगा, बल्कि ईरान को ऑन नीज लाया जाएगा। मेरे ख्याल में नहीं। मैं इस चीज में देख रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि उस खित्ते के अंदर अमन हो। मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, सी पैक को रोका जाए, और उसके बाद जो ईरान से तेल चाइना जा रहा था, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव चाइना की तरफ था, और इजराइल कंटेनमेंट ऑफ चाइना, बेसिकली कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अच्छा चले, लेट्स से कि ये जो प्लान है कंटेनमेंट ऑफ चाइना और इस पूरे रीजन के अंदर डिस्टेबलाइजेशन को परवान चढ़ाना, उसमें अगर सक्सेसफुल हो चुके अमेरिका और इजराइल, तो अब कोई क्लोजर भी तो होगा ना, अपनी आवाम को भी तो कुछ देना है, डोमेस्टिक ऑडियंस को भी देना है, तो वो अपनी विक्ट्री किन ग्राउंड्स पे अनाउंस करके यहाँ से निकला जाएगा? इसको खत्म किस तरह किया जाएगा, ये जो बखेड़ा पूरा खोला है? उसकी मुसलसल कोशिशें हो रही हैं कि कोई ऐसे अल्फाज ढूंढे जाएं और ऐसी कोई एक विक्ट्री परेड की जाए कि जो एक ग्लोरी फॉल ऑफ काबल से जो लॉस हुआ था, अपने बच्चों की डेड बॉडियां 19 साल के रात के अंधेरे में उठा के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भागे थे और जो असला छोड़ के भागे थे, उसको रिकवर किस तरह करना है,
मेरे ख्याल में वो अल्फाज ईरान दे नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त रशिया और चाइना भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और पिछले 45 साल ईरान ने इस जंग की तैयारी की थी, और जिस तरीके से अगर देखा जाए आज 10 लाख की फौज है, 2 करोड़ बसीज है, हर शख्स हर मर्द जो है वो ट्रेनिंग पे जाता है 2-2 साल के लिए आर्मी में, और शहादत होना या गाजी बनने की तरबियत लेके आता है। आज उनके पास साथ सपोर्ट है चाइनीज असले की, टेक्नोलॉजी की। सो इट्स नॉट दैट इजी। अब तो हालात मेरे ख्याल में, वो कहते हैं मैं कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। जो बीबी नेतन्याहू का प्लान था कि 2 दिन के अंदर रजीम गिरेगी, और रजा शाह पहलवी का बच्चा जाके लड़का उनका वहां पे इजराइल की एम्बेसी खोलेगा और हम हरमूज को ऑपरेट करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो प्लान जो है अब गले पड़ चुका है। मेरे ख्याल अब इट्स नॉट दैट इजी कि अब वहां से निकला Where does the desperation stand? हम लोग ये भी एनालाइज कर रहे थे कि हमें दोनों फरीकैन के दरमियान कुछ डेस्परेशन भी नजर आती है। ऑफ कोर्स अपनी जीत को डिक्लेयर करना और फिर इस वॉर से बाहर निकलना, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी फीड करना, पूरी दुनिया को भी ये कहना कि हमने इतनी बड़ी जंग जो है वो जीत ली है, तो उसको कहीं जल्दी और हड़बड़ाहट से जोड़ा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इस जंग से हमें किसी ना किसी तरह से निकल जाना चाहिए। लेकिन पिछले इस हफ्ते के अंदर उनकी जितनी भी बात हुई भी अगर, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी डील ना हुई तो हम दोबारा फौजी ऑपरेशन कर सकते हैं, बड़ी अच्छी डील की तरफ हम जा रहे हैं, ईरान को हम मना लेंगे, ईरान को हमारी बात सुननी चाहिए, बड़े तहम्मुल से, बड़े टाइम के साथ, जितना टाइम लगा हम करेंगे। यानी कि अब कुछ हमें नजर आया कि कुछ लंबे अरसे तक की बात हो रही है, तो ये शिफ्ट इसी वजह से हुआ है। देखिए, और दूसरा एक सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, ए पैक जो कि ज्यूइश पैक है यहाँ पे, जो 125 मिलियन डॉलर उन्होंने 2024 के इलेक्शंस में यहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स इनके ऊपर लगाया था। अल्टीमेटली वो भी, उसका भी ख्याल रखना होता है। लिंडसी ग्रैहम जैसे हाकिश ऐसे मौजूद हैं सेनेटर यहाँ पे, जो मुसलसल ये कहते हैं कि ईरान के साथ अगर आप जो भी एग्रीमेंट करेंगे वोंट बी लॉन्ग लास्टिंग। वहां पे वो बार बार उनको पासदाराने इनकलाब से डराते हैं। वो डराते हैं कि वहां पे इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है, आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं, इसको तख्त या तख्ता करके आए। तो इस वक्त कई स्पॉयलर्स मौजूद हैं। बीबी नेतन्याहू जो है, आपको पता है, जंग के बगैर कैन नॉट सर्वाइव, जंग के बगैर वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। तो दर हकीकत कई स्पॉयलर्स, रशिया तेल से पैसे बहुत बना रहा है इस वक्त अगर देखा जाए, तो बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ किस्म की लाबियों के जरिए उन्होंने व्हाइट हाउस को घेरे में लिया हुआ है। तो इट्स नॉट दैट इजी। रशिया वुडंट वांट दिस टू बी एंडेड। मैं ये देख रहा हूँ, ये जंग, ये मुआहदा हो के भी मुकम्मल तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली प्री 28 फेब वाली सिचुएशन में तो हम दुनिया अब वापस कभी भी नहीं जाएगी। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन पढ़ रहा था आज सुबह, तो उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि अगर जंग हो भी, बंद भी हो जाए, तो बहुत अरसा लगेगा तेल की प्राइसों को नीचे आना और दुनिया को स्टेबलाइज होना। मैं समझता हूं आज भी कोविड-19 के असरात आज भी इकानमी और दुनिया पे मौजूद है, और इसी तरीके से इस जंग के असरात भी बहुत लंबे अरसे तक जो है दुनिया पे रहे। बेशक। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार या जरीदे, उनका ये रिपोर्ट करना कि प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने इख्तियारात महदूद होने और फिर अहम फैसलों से उनको बाहर रखे जाने पर इस्तीफ़ा मांग लिया सुप्रीम लीडर से, जिसकी ईरानी हुकाम ने बिल्कुल तरदीद कर दी है। ईरान के मुक़्तदर हल्के पासदारान इनकलाब हो गया और सुप्रीम लीडर के दफ्तर और जो मुंतखब सिविलियन हुकूमत है उसके दरमियान ये अंदरूनी खींचतान की जो रिपोर्टिंग की जा रही है, आपको लगता है कि ये हकीकत है और मजाक? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, आज आपके शो में आने से पहले मैं फॉक्स को देख रहा था। फॉक्स ने भी, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और लेकिन साथ कोट कर देते हैं, ईरानी मीडिया कह रहा है कोई मुसद्दका उनके पास कोई चीज नहीं थी। तो मुझे उसी में वो नजर आया कि इन्होंने फाग क्रिएट करने की कोशिश की है, इसके अंदर सदाकत मौजूद नहीं है। और दूसरा, ईरान की तरफ से इसकी तरदीद भी आ चुकी है। लेकिन देखें, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि इस मंडे, और उन्होंने अपने राय आमा बनाने के लिए जो चीजें हैं वो खबरें इस तरह की करते हैं, देते हैं। सेल्फ डिफेंस वर्ड इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका की तरफ से कि हम जो रिटेलिएट कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। लेकिन इसमें और एक खबर जो है वो मायूसी की अमेरिकन के लिए कि एक दिन में 28 जहाज वहां से गुजरे हैं ईरान के साथ डील करके। एक हफ्ते में 200 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं ईरान से डील करके। तो ये दर हकीकत कोई भी प्लान इस वक्त अगर देखा जाए तो वो नजर आ रहा है कि वो काम नहीं कर रहा, और डेस्परेशन है।
और उसी में desperation है। मैं डेस्परेशन, और उसी में मैं ऐड करूं कि इस्माइल बकाई जो कि वजारत खारजा के तर्जुमान है ईरानी, वो ये कहते हैं कि जो लेबनान में जंग बंदी, उसमें जो सीज फायर है, वो अमेरिका के साथ किसी भी जो मुमकिन मुआहदा उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, और ये डे वन से यही स्टांस रहा है ईरान का। तो अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ डील के बदले लेबनान और गजा के माज पर पीछे हटने के लिए तैयार होते हुए बज़ाहिर नजर नहीं आते, क्योंकि अपेरेंटली सीज फायर के दौरान भी इसराइल की तरफ से लगातार वहां पे बमबारी हुई, और जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि आज मजीद आगे जाया गया इसराइल की जानिब से, तो उस तरह से तो फिर माजरत के साथ ये वाकयात बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई नहीं देते और सिचुएशन मजीद गंभीर हो सकती है। मेरी नजर में प्रेसिडेंट ट्रंप को फैसला करना होगा कि इजराइल के लिए हमने कितनी कुर्बानियां देनी है, हमने कहां तक जाना है। इसका अमेरिका का क्या बनेगा, इकानमी का, फ्यूचर का, इलेक्शंस का, फ्यूचर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी इसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन लग यही रहा है कि अभी तक सिर्फ अगर किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है तो सिर्फ बीबी नेतन्याहू है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मुझे 30 सेकंड्स में बताइएगा कि व्हाट डू यू सी हैपनिंग इस पूरे हफ्ते के अंदर, क्या बड़ी डेवलपमेंट्स इस हफ्ते के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट मैं बताना चाहूंगा जो पाकिस्तान के हवाले से मेरे लिए तशवीशनाक थी। वो मुल्ला याकूब जो कि काफी अरसा पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, पाकिस्तान पालता रहा है इनको, उन्होंने एनएसए, भारत के एनएसए अजीत डोवाल के साथ जाके मॉस्को में जो डिफेंस एग्रीमेंट करके आए, एयर डिफेंस, वापस आके काबुल से उन्होंने पाकिस्तान को जो धमकी दी है, मेरे लिए वो परेशान कुन थी। लेकिन जिसको बाद में रशिया ने डाउन प्ले किया है कि हम अपनी पुरानी जो तोपें और असला छोड़ के आए थे उनकी रिपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन पैसे कहां से देंगे, अब तालिबान पैसे कहां से देंगे। लेकिन उसी का जवाब मुझे फौरन ये ज़हन में आया कि भारत ने अपने डिफेंस बजट में अफगानिस्तान के लिए एक रकम जो है मुख्तस कर रखी है। और आज मैं देख रहा हूं जिस तरह आपने अभी दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोकने की कीमत अदा की आज से एक हफ्ता पहले क्वेटा में, इसी तरह भारत मुसलसल आपके ऊपर एक खतरा बन के मंडला रहा है। दोनों बॉर्डर, बलोचिस्तान वाले बॉर्डर बीएलए के जरिए, टीटीपी के जरिए, और कुछ हमारे बच्चे बाहर बैठ के उनको उनकी लाइन को टो करके 5th जनरेशन वार चला रहे हैं। एक ये था। दूसरा, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये थी कि रशिया का रोमानिया पे हमला करके नेटो और अमेरिका के को टेस्ट करना। बिल्कुल ऐसे ही है, नए ब्लॉक्स भी बनते हुए दिखाई देते, पूरी दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर शिफ्ट हमें दिखाई देता है। और साथ ही पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमें ये ज़रूर दिखाई देता है कि पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ खतरात मंडला रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। साजिद तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। निकले नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।